हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की थी एंड इसके मेजरमेंट मेथड्स को भी हमने पढ़ा था। उसको थ्योरी के साथ साथ हमने इसके कैलकुलेशन पार्ट के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्शन के बारे में। और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग की बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्पर्शन। इसको हम डेविएशन भी कहते हैं, इसको हम वेरिएबिलिटी भी हम कहते हैं। तो ये क्या है? अगर इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो इसका मतलब होता है बिखराव, एक तरह का फैलाव, या फिर अगर हम टेक्निकल वर्ड की बात करें तो हिंदी में इसको विचलनशीलता कहते हैं, आंकड़ों की विचलनशीलता। ये विचलनशीलता मीन्स किस तरह से, मीन्स ये क्या चीज़ होती है? आंकड़ों में बिखराव या फिर फैलाव, ये क्या होता है? इसको सिंपली हम समझते हैं, जैसे अगर हमारे पास 10 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, हमारे पास 10 बच्चों की लिस्ट है, 10 बच्चों के मार्क्स हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो वो चीज़ होती है, एक तो वो क्लास होता है जहाँ पर सभी बच्चों के एक तरह के ही मार्क्स होते हैं, 50, 52, 60, 61, 59, 43, इस तरह के मार्क्स होते हैं। और कुछ डेटाज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ की हम देखते हैं कि किसी बच्चे ने वहाँ पर 1 नंबर पाया हुआ है और किसी बच्चे ने वहाँ पर 90 आउट ऑफ 100 उसने मार्क्स उसने पाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बिखराव है, ये जो वेरिएबिलिटी है, या फिर ये जो विचलनशीलता है, ये कितनी ज़्यादा अधिक है। एक बच्चा उसी क्लास में, सेम क्लास का बच्चा, उसको सेम टीचर उसको पढ़ा रहा है, फिर भी वो 1 नंबर ला रहा है, वहीं तो जो दूसरा बच्चा है वो 90 मार्क्स वो पा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह के डेटाज हों तो वहाँ पर हमें क्या निकालना हो सकता है? वहाँ पर हमें सेंट्रल टेंडेंसी भी निकालनी हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के 3 मेथड्स के बारे में बतलाया गया है, मीन, मीडियन एंड मोड। और वहाँ पर हम आंकड़ों की विचलनशीलता को भी मेज़र करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ में, कि आंकड़े कितने हद तक फैले हुए हैं या फिर बिखरे हुए हैं। मीन्स अगर आंकड़ों का, उन डेटाज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ हमारे काफ़ी वो ग्राफ्स हमारे उठते गिरते हुए से हमारे बनेंगे। मीन्स बिल्कुल एक लाइन में, बिल्कुल एक तरह के हमारे ग्राफ्स उसमें नहीं बनेंगे। यही होती है आंकड़ों की विचलनशीलता, जिसको कि इंग्लिश में हम डेविएशन कहते हैं या फिर वेरिएबिलिटी भी कहते हैं। इसको भी मेज़र करने के लिए 3 मेथड्स के बारे में बतलाया गया है, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे कि विचलनशीलता को किस तरह से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा डिफाइन किया गया है। यहाँ हम देखते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी करा हुआ है, विचलनशीलता का अर्थ है फैलाव तथा बिखराव। इसका अर्थ है किसी वितरण में प्राप्तांकों के फैलाव अथवा बिखराव से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विचलनशीलता का अर्थ है किसी समूह में कोई व्यक्तिगत प्राप्तांक समूह के औसत प्राप्तांक से किस सीमा तक भिन्न है, और यह भिन्नता जितनी ज़्यादा अधिक होती है, विचलनशीलता उतना ही ज़्यादा समझा जाता है। जैसे अगर हम एक ही डेटा की बात करें, वहाँ पर हमारे पास अगर कोई डेटा है, वहाँ पर अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को डिफ़ाइन करेंगे या फिर अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करेंगे तो जनरली हम वहाँ पर उन डेटाज का हम एवरेज निकालेंगे या फिर हम मीन निकालेंगे। हमारा जो मीन आएगा वो हमारे एक्चुअल डेटा से थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने मीन को निकालने के लिए हमने बिल्कुल जो हमारी लोअर लिमिट है, बिल्कुल जो हमारा सबसे कम डेटा है और जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, हमें सबको ही इंक्लूड करना है। और जो मीन निकलेगा वो बिल्कुल उनके बीच का पार्ट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 90 मार्क्स अगर बच्चा लाया है तो मीन 90 के अराउंड में निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो मीन जो होगा वो सभी बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही निकलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मीन को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सारे डेटास को यूज़ किया जाता है। और इस तरह ये तो हमने मीन निकाल लिया, अब हमें इसकी डेविएशन निकालनी है, अब हमें इसकी वेरिएबिलिटी निकालनी है कि आंकड़े किस हद तक मीन से दूर हैं। मीन्स जो आंकड़ों में फैलाव है, किसी को वहाँ पर 2 नंबर मिल रहा है, किसी को 89 मार्क्स मिल जा रहे हैं, तो ये किस तरह से ये चीज़ें हैं, विचलनशीलता कितनी ज़्यादा है, उसी को मापने के लिए, उसी को मेज़र करने के लिए वेरिएबिलिटी को दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है
जैसे 2 ग्रुप बनाए गए जिनमें कि एक ही एज के 7 साल के ही बच्चों को रखा गया है और उनकी आईक्यू की भी जांच कर ली गई है। मीन्स बच्चे जो थे वो एक ही आईक्यू के बच्चे हैं और एक ही एज ग्रुप के भी बच्चे हैं और दोनों का जो एवरेज आईक्यू है वो 103 है। मीन्स जो दोनों का जो आईक्यू निकाला गया उसमें किसी का कम और किसी का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका जो एवरेज है वो 103 है। और यह भी पाया गया कि पहले ग्रुप में बच्चों की आईक्यू, जो पहला ग्रुप था उसमें जो बच्चों की आईक्यू को मेज़र किया गया था उसमें जो सबसे कम आईक्यू आया था वो 94 आया था और सबसे ज़्यादा जो आईक्यू आई थी वो थी 114। और दूसरे ग्रुप में क्या हुआ था कि दूसरे ग्रुप में बच्चों की आईक्यू का जो रेंज था, हम कह सकते हैं इसको रेंज कह सकते हैं, वो 74 टू 113 था। मीन्स जो सेकेंड ग्रुप में जो बच्चों की आईक्यू दी हुई थी उसमें जो लोएस्ट आईक्यू था वो 74 था और जो सबसे हाईएस्ट आईक्यू आया वो 113 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पष्ट है कि जो पहला ग्रुप है वहाँ पर व्यक्तिगत प्राप्तांक तथा एवरेज जो प्राप्तांक है या डेटा है उसमें भिन्नता कम थी। अतः हम कहेंगे कि पहले समूह की अपेक्षा दूसरे समूह में विचलनशीलता अधिक होगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 ग्रुप बनाया गया एक ही एज के बच्चों का और वहाँ पर उनकी आईक्यू टेस्ट करी गई। आईक्यू टेस्ट में हम जो एवरेज आया था वो दोनों ही ग्रुप का, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दोनों ही ग्रुप की आईक्यू 103 के आसपास में आई। और उसके बाद फिर देखा गया, रेंज देखा गया कि जो ग्रुप ए था वहाँ पे ये आईक्यू का रेंज क्या था, मीन्स कहाँ से स्टार्ट था, सबसे लोएस्ट कौन था और सबसे हाईएस्ट कौन था। तो यहाँ पर ग्रुप ए में देखा गया कि ग्रुप ए में जो सबसे लोएस्ट जो आईक्यू था वो 94 था, जो कि एवरेज में ही आता है, और जो सबसे हाईएस्ट था वो 114 था। इसी तरह दूसरे ग्रुप में देखा गया कि जो सबसे लोएस्ट आईक्यू थी वो 74 थी, 74 तो बहुत ही नीचे आ जाता है, और जो हाईएस्ट आईक्यू इसमें आई थी वो 113 आई थी, लेकिन इनका जो एवरेज आया था वो 103 आया था। तो इसे कहा जा सकता है कि पहले वाले ग्रुप में अगर 103 आईक्यू एवरेज आया है तो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज से भी बिलो के बच्चे यहाँ पर हैं, फिर भी आईक्यू जो है वो एवरेज 103 आ गई। तो यही विचलनशीलता, इसी डेविएशन, इसी फैलाव या बिखराव की माप जो है वो हम इसके मेथड्स के द्वारा करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश ने इसको डिफाइन किया हुआ है 1956 में, वेरिएबिलिटी इज द अनलाइकनेस ऑफ द स्कोर्स इन अ सेट फ्रॉम इच अदर। मीन्स इसी तरह से इसी अर्थ में इन्होंने डिफाइन किया है इसको। और आगे हम बाउली की डेफिनेशन देखेंगे तो बाउली की डेफिनेशन को भी हम देखते हैं कि एकांशों की विभिन्नता की माप को विचलनशीलता कहते हैं। आगे ब्रुक्स एंड डिक की डेफिनेशन भी इसी अर्थ में दी गई है 1973 में। विचलनशीलता का अर्थ केंद्रीय माप के संबंध में चरों के बिखराव या भिन्नता की मात्रा से है। मीन्स जो एवरेज है उस ग्रुप का या फिर उस लिस्ट का या फिर उस डेटा का जो एवरेज आ रहा है वो उसके एक्चुअल डेटा से कितना ज़्यादा अलग है। और आगे रेबर ने भी इसको इसी अर्थ में डिफाइन किया हुआ है। इन्होंने भी कहा है कि विचलनशीलता का अर्थ किसी प्रतिदर्श में प्राप्तांकों के बीच में भिन्नता की मात्रा से है। सो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबिलिटी क्या है। सो यही चीज़ है कि जो डेटा है, जो हमारे पास जो एक्चुअल डेटा हमारे पास है वो अपने डेटा के एवरेज से कितना ज़्यादा अलग है। और अगर हम इसके मेज़रमेंट की बात करें तो इसके मेज़रमेंट के 3 मेथड्स के बारे में बतलाया गया है, QD, AD एंड SD। क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम एक एक करके इसके फॉर्मूलाज एंड इसके कैलकुलेशंस के साथ में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे इंक्लूड भी करा हुआ है मैंने कि इसको जो वेरिएबिलिटी को मेज़र कैसे करते हैं, तो 3 मेथड्स बतलाए गए हैं, QD, AD एंड SD। इसको शॉर्ट में QD, AD, SD कहा जा सकता है। इसको हम 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं QD की, क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन सबसे, हम कह सकते हैं कि मीन मीडियन मोड को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो सबसे कम यूज़फुल था वो मोड था।
और यहाँ पर हम जब वेरिएबिलिटी के मेज़रमेंट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सबसे कम यूज़फुल होता है वो QD होता है। QD का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता आगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। कोई भी इसको बहुत ही एक बार सीख के भी सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ हम समझते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्वार्टाइल डेविएशन को हिंदी में चतुर्थक विचलन कहा जाता है। और चतुर्थक विचलन क्या होता है? किसी समूह अथवा किसी वितरण की विचलनशीलता को मापने की एक विधि है। और साथ ही साथ में इसको 2-3 इसके और नेम्स दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में तो एक ही नेम होता है, बट अगर हिंदी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो ये बिल्कुल आप नोट करके रख लें कि QD को हम चतुर्थक विचलन भी कहते हैं। इसके बाद इसको अर्ध अंतर चतुर्थक प्रसार भी कहा जाता है। इसके बाद हाँ जी, इसको चतुर्थक विचलन और इसको अर्ध अंतर चतुर्थक प्रसार भी कहा जाता है। आपको ये हिंदी वाला थोड़ा टफ है, आप QD को ही याद रखें, क्वार्टाइल डेविएशन को याद रखें, चतुर्थक विचलन को ध्यान में रखें। लेकिन हिंदी मीडियम से है तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे नेम्स आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन सेट करने समय जो नॉर्मल जो नेम्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करता अपने क्वेश्चन में। जो ज़्यादातर लोग स्किप करते हैं उसको ही वो हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस में वो इंक्लूड करता है। सो आगे हम देखते हैं कि ये होता क्या है। सो यहाँ हम देखते हैं कि चतुर्थक विचलन को अर्ध अंतर चतुर्थक प्रसार भी कहते हैं, क्योंकि वितरण के तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के बीच के अंतर को अंतर चतुर्थक प्रसार कहा जाता है। इसको सिंपली इतने शुद्ध हिंदी में हम समझेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है कि किसी भी डेटा के, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के, किसी भी लिस्ट के ये 75th और 25th जो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बीच के अंतर को बताता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी डेटा अगर दिया गया है तो वहाँ पर उस डेटा का जो 75th जो पार्ट होगा उसको कैलकुलेट करना है, फिर हमें उसके 25th पार्ट को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें उन दोनों के बीच में हमें माइनस कर देना है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है। इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और यही हमारा QD होता है। इसलिए इसको चतुर्थक विचलन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम 1/3 को कैलकुलेट करते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे देख लेते हैं फटाफट। सो रेबर ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, क्वार्टाइल डेविएशन रेफर्स टू 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स। जो इसकी वो किसी भी वितरण के या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के बीच के अंतर को बतलाता है। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पूछे QD क्या है, तो QD जो होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के बीच के अंतर को बतलाता है। बिल्कुल एक लाइन में इसको हमें याद रखना है। इसी तरह से आगे और डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। इंग्लिश ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्वार्टाइल्स 1 and 3। मीन्स हम जितने भी डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पर हमें सबके डेफिनेशंस एक जैसे ही लगेंगे। आगे हम मोहम्मद सुलेमान की डेफिनेशन को देख लेते हैं, जो कि इन्होंने 2009 में इसको डिफ़ाइन किया था और जो कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बतलाते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 75% and 25 ऑफ केसेस इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स वही चीज़ें सभी लोग कह रहे हैं कि जो ये QD होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट के बीच के डिफरेंस को बतलाता है। और आगे हम देखते हैं एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, गैरेट बतलाते हैं। गैरेट 1981 के द्वारा बतलाया गया है। आप जब भी पढ़ें इसके साथ साथ आप ये ईस्वी को भी याद रखें, ईयर को भी याद रखें। हालांकि ये आपके नेट के एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट आपकी खुद की जानकारी के लिए ये आप अपने स्टडी सिर्फ एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी सेल्फ नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए आप ये स्टडी कर रहे हैं। फिर आगे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने वीडियोस में जितने भी फैक्ट्स होते हैं, भले ही वो एग्ज़ाम में ना आए उस तरह के क्वेश्चंस, फिर भी मैं उनको इंक्लूड करती हूँ।
सो यहाँ पर गैरेट बतलाते हैं कि चतुर्थक विचलन आवृत्ति वितरण में 75 में और 25 में सततमकों के बीच की पैमाना दूरी का आधा होता है। इन्होंने भी कोई नई बात नहीं कही है, इन्होंने भी वही बात रिपीट करी है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में 75th और 25th के बीच के अंतर को ये डिफाइन करता है। और आगे अगर हम इन डेफिनेशंस के बारे में देखें, हालांकि सभी डेफिनेशंस में एक ही बात कही गई है, फिर भी अगर हम इन डेफिनेशंस को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर हम देखते हैं कि वितरण के 75th और 25th प्राप्तांकों के बीच अंतर को QD कहा जाता है, जो कि मैं स्टार्टिंग से बतलाती आ रही हूँ। और वितरण में 75th वह बिंदु है जिसके नीचे 75% प्राप्तांक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि 75th हम कैसे निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन में वो पॉइंट होता है जिसके नीचे 75% डेटास होते हैं। आगे देखते हैं, वितरण में 25th वह बिंदु होती है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक होते हैं। और आगे देखते हैं, यह 75 और 25 शततमकों या फिर प्राप्तांकों के बीच की दूरी का आधा होता है। अब ये आधा कैसे होता है, प्रॉपर हम जब इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, किसी भी वितरण की 1/4 को पहला चतुर्थांक Q1 कहा जाता है, 3/4 को Q3 कहा जाता है, 2/4 को Q2 कहा जाता है। हम फॉर्मूला में Q1 और Q3 इसी तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं, हम इसके मेरिट्स के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि QD ठीक है, हम तो QD निकालना हम सीख गए, QD के बारे में हम समझ गए, लेकिन इसको निकालने के फ़ायदे क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यूजेस और मेरिट्स ऑफ QD, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इजी हैं, बुक में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी एक वो चीज़ होती है ना कि अगर आपको पॉइंट वाइज अगर कोई डिफ़ाइन करा देता है, समझा देता है, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। और फैक्चुअल क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तो नेट पूछता ही नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस में भी इसके क्वेश्चंस, कोडिंग सेक्शन में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 2-4 पॉइंट्स दे दे और बतलाए कि ये विचलनशीलता की कौन सी माप के बारे में कहा जा रहा है। तो आपको इसलिए इसकी पूरी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यूजेस और मेरिट्स देखते हैं, QD के मेरिट्स या फिर यूजेस। जो पहला जो इसका मेरिट बतलाया गया है वो है कि यह विचलनशीलता की सबसे सरल माप है जिसे बहुत ही आसानी से परिकलित किया जा सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसको कैलकुलेट करना, इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। सेकंड देखते हैं, प्रसार की तुलना में यह अधिक उपयोगी होता है क्योंकि प्रसार केवल 2 प्राप्तांकों पर आधारित होता है, जबकि चतुर्थक 50% प्राप्तांकों का उपयोग करता है। रेंज क्या होता है, मिनिमम लोअर टू हायर को निकाल करके रेंज निकाला जाता है। उसमें सिर्फ हम 2 नंबर को ही लेते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट को, लेकिन अगर हम QD कैलकुलेट करते हैं तो लगभग हम 50% हम डेटास को यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में माध्यिका का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे में विचलनशीलता की माप के रूप में QD को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीन्स आगे के कैलकुलेशंस में हम देखेंगे कि ये हमने जो भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़रमेंट देखे या फिर हम वेरिएबिलिटी के मेज़रमेंट्स को देख रहे हैं, ये हमें आगे के जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, आगे के जो हाई लेवल कैलकुलेशंस हैं, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें बार बार इसको निकाल करके फिर हमें आगे के स्टैटिस्टिकल में कैलकुलेशंस को सॉल्व करना होगा। मीन्स उसके लिए वहाँ पर हायर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए ये बिल्कुल बेस का काम करेगा। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आगे किसी भी कैलकुलेशन में अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी भी निकालनी है हमें और हमें वेरिएबिलिटी भी निकालनी है, उसके बाद हमें कोई कैलकुलेशन करना है, तो अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अगर हम मीडियन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें वेरिएबिलिटी के लिए QD को यूज़ करना होगा। मीन्स जहाँ पे मीडियन यूज़ होगा वहाँ पर QD यूज़ होगा। और इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे कि ये मीडियन से मिलता जुलता ही इसका भी फॉर्मूला दिया गया है। आगे देखते हैं,
दूरतम प्राप्तांकों का प्रभाव चतुर्थक पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वितरण के शुरू के 25% तथा अंत के 25% प्राप्तांकों की गणना यहाँ पे नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम अपने टेबल में देखेंगे कि जो ऊपर के जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्कोर्स दिए गए हैं, हमें उसका अपने कैलकुलेशन में कोई भी यूज़ नहीं करना होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे देखते हैं कि मुक्तोचर वितरण की स्थिति में विचलनशीलता की माप के रूप में QD अधिक विश्वसनीय होता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने का, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाने का अलग अलग मेथड है, जिसमें कि एक मुक्तोचर मेथड भी बतलाया गया है। तो इस मेथड के द्वारा अगर हम QD निकालते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए रिलायबल हो सकता है। आगे देखते हैं, यह मध्यिका से 1/4 ऊपर और 1/4 नीचे के बिंदुओं के बीच की परिवर्तिता पर आधारित होता है। मीन्स यहाँ पर जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी, जो मीडियन होता है, उससे एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे होता है, क्योंकि मीडियन जो सेंटर पॉइंट है उसको तो मीडियन ही डिनोट करेगा, और इसीलिए यह वितरण के बीच के प्राप्तांकों के घनत्व का अच्छा सूचक होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच को डिनोट नहीं करता। इनफैक्ट मीडियन से एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे के पार्ट को ये डिनोट करता है, इसलिए इसको काफ़ी रिलायबल भी कहा गया है। आगे देखते हैं, यदि वितरण के छोरों पर स्थित अप्ररूपी प्राप्तांक इसे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। मीन्स जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में भी मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे ऊपर का, जो सबसे अपर लेवल का जो मार्क्स है और जो सबसे नीचे का मार्क्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 75th और 25th को ही मेज़रमेंट किया जाता है, उसको ही यूज़ करके इसको कैलकुलेट किया जाता है। आगे देखते हैं, यदि वितरण के बीच के प्राप्तांक एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे तो चतुर्थक भी एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, अन्यथा दूर दूर फैले होंगे। मीन्स प्राप्तांकों के स्कोर्स के पास पास होने का मतलब ये है कि 40, 42, 45, 49, 35 ये जो है वो पास पास के हम स्कोर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर 19 हो और सीधे 89 हो तो ये काफ़ी दूर दूर के प्राप्तांक कहे जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि यदि प्राप्तांक एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे तो QD भी आसपास होगा, और अगर प्राप्तांक जितने ज़्यादा फैले होंगे तो QD उतना ही बड़ा होगा। अब आगे हम इसके लिमिटेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। सो यहाँ हम देखते हैं, इसको भी पॉइंट वाइज बतलाया गया है। अनेक उपयोगिताओं के होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। इसकी जो पहली लिमिटेशन है या जिसकी जो पहली डिमेरिट है वो इस प्रकार है, डाउनी एंड हिथ के द्वारा बतलाई गई है 1959 में। इन्होंने बतलाया है कि QD वास्तव में विचलनशीलता की विश्वसनीय माप नहीं है, क्योंकि यह वितरण के सभी प्राप्तांकों पर आधारित नहीं होता है। यहाँ वितरण के शुरू के 25% और अंत के 25% प्राप्तांकों पर विचार नहीं किया जाता। मीन्स इसके जो हम यूजेस पढ़ रहे थे या फिर इसके जो मेरिट्स पढ़ रहे थे, वही यहाँ पर जस्ट अपोजिट होकर के इसके लिमिटेशंस बन जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ये इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्राप्तांकों के सभी स्कोर्स को यूज़ नहीं किया जाता है। ऊपर के 25% स्कोर और नीचे के 25% स्कोर इसमें यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। आगे देखते हैं कि चतुर्थक विचलन पर प्रतिदर्श के घट बढ़ का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 10 स्कोर्स दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर QD निकाला जाएगा तो कुछ अलग निकलेगा। लेकिन अगर इसको बढ़ा दिया जाए, अगर 15 अगर स्कोर्स कर दिए जाए, 15 स्कोर्स अगर हो जाए तो वहाँ पर फिर QD का जो 75th और जो 25th जो वैल्यू होगी वो वहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को कहा गया है कि प्रतिदर्श अगर हमारा डेटा अगर बढ़ता घटता है तो उसका प्रॉपर इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्कोर्स दिए गए हैं, अगर 10 के बजाय घटाकर अगर हम 5 स्कोर्स कर दें तो वहाँ पर QD के अकॉर्डिंग जो 75th वैल्यू होगी और जो 25th वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। आगे देखते हैं, QD का एक दोष यह भी है कि इसका उपयोग आगे के गणितीय निरूपण में करना उचित नहीं है, क्योंकि आगे अगर हम यूज़ करेंगे, अगर मैं स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में बात करूं तो आगे हम बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल या फिर कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी हमें
सेंट्रल टेंडेंसी भी निकालनी होगी, और सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे, और हमें वेरिएबिलिटी भी निकालनी होगी। उसके बाद ही हम उसके बाद ही हम कोरिलेशन के फॉर्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। तो वहाँ पर अगर वैलिडिटी की बात आएगी, वेरिएबिलिटी की बात आएगी या फिर डेविएशन की बात आएगी, तो वहाँ पर हम QD का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल होता है वो SD होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आगे के कैलकुलेशन में भी काम आएगा। आगे देखते हैं। चूँकि QD माध्यिका से रिलेटेड है, इसलिए इसका उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना उचित नहीं है। मीन्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आगे के कैलकुलेशन में जहाँ पर अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी हो और डेविएशन भी निकालना हो, तो जहाँ पर हम मीडियन का यूज़ करेंगे वहीं पर हम QD का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हम मीडियन का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ हम QD का यूज़ नहीं करेंगे। सो ये इसका कैलकुलेशन पार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे इसके फॉर्मूला को देखेंगे और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और ये प्रॉपर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लास इंटरवल में और फ्रिक्वेंसी में। सो यहाँ पर क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, हमारा n भी दिया हुआ है। अब इन आंकड़ों से हमें क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या करना है, हमें Q निकालना है, QD निकालना है। तो QD को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? QD को कैलकुलेट करने का बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, Q इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। जैसा कि मैंने बताया था डेफिनेशन को समझाते समय, जैसा मैंने बताया था कि ये जो Q होता है वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का 75th और 25th के बीच के अंतर का आधा होता है। मीन्स Q3 और Q1 को हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा Q निकल आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं Q का मतलब यहाँ पे QD है, चतुर्थक विचलन है, और Q3 का मतलब तीसरा चतुर्थक 75% वाला जो डेटा है या प्राप्तांक है, स्कोर है, वो Q1 का मतलब पहला चतुर्थक मीन्स 25 वाला जो % है वो। अब यहाँ पर क्योंकि हमें Q3 और Q1 हमारे पास नहीं है, हमारे पास अननोन है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम Q3 को और Q1 को हम अलग अलग, पहले हम इसकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम इस फॉर्मूला पर अपने वैल्यूज़ को रखेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूत्र के द्वारा स्पष्ट है कि Q ज्ञात करने के लिए हमें पहले Q3 और Q1 निकालना होगा। अब यहाँ पे जो Q1 का फॉर्मूला दिया गया है, तो वो Q1 का फॉर्मूला आपको मीडियन के जैसा लगेगा। ये है L प्लस n/4 माइनस f/fq इंटू I। यहाँ पर जो n/4 है वो कुल बारंबारता का चौथाई भाग है, मीन्स n को 4 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जो L दिया गया है वो लोअर लिमिट दी गई है, जिसमें n/4 आएगा, उसकी वास्तविक निम्न सीमा लोअर लिमिट है। F क्या है? F फ्रिक्वेंसी है, जिसमें n/4 आता है, उसके नीचे के सभी वर्गांतरों की बारंबारताओं का योगफल। उसके बाद FQ क्या है कि जिस वर्गांतर में n/4 आता है उसकी बारंबारता। इसके बाद आगे देखते हैं, I जो है, I क्या है? क्लास इंटरवल है, वर्गांतर की लंबाई। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इस सूत्र के अनुसार Q का मान इस प्रकार है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n/4 को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो n/4 दिया गया है वो 40, n जो हमारा दिया गया है वो 40 दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये n हमारा 40 दिया गया है। तो सबसे पहले हम n/4 को डिनोट करेंगे। 70 को 4 से डिवाइड कर देंगे, n हमारा 70 है, 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारा n/4 आ रहा है 17.5। अब ये जो 17.5 है, अब हमें आगे लोअर लिमिट निकालनी है, F निकालना है, FQ निकालना है, I निकालनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लोअर लिमिट कौन सी है? इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको ये क्लियर नहीं हो पाता इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले n/4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 को 4 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 17.5। अब हम अपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से वाली फ्रिक्वेंसी में हमारा ये नंबर कंप्लीट हो रहा है। नीचे से हम कैलकुलेट करेंगे।
तो जहाँ पे हमारा 17.5 कंप्लीट हो जाए उस वाले इंटरवल पर हम रुक जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 और 5 11 हो गया, और 11 को हम आगे ऐड करेंगे तो ये हमारा 17 जो है वो इसमें आ जा रहा है हमारा। मीन्स पहले से तीसरे में हमारा ये 17.5 वैल्यू आ जा रही है। कैसे कैलकुलेट करना है, नीचे से कैलकुलेट करना है। 5 + 6 हमने ऐड किया, 11 हुआ। 11 में आगे 13 को जोड़ेंगे तो आगे ये बहुत 25 अराउंड में मार्क्स होगा, हमें 17.5 ही चाहिए, तो ये इसमें हमारा मार्क्स कंप्लीट हो रहा है। इसको हम अलग से इसको हम एक ब्रैकेट बना लेंगे और यही हमारा Q1 हम मान लेंगे इसको, ये हमारा Q1 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसको बिल्कुल इसके फॉर्मूला पे बैठाते चले जाएंगे। यहाँ पे इसको देख लीजिए, इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 19.5 होगी और इसकी जो अपर लिमिट होगी वो 29.5 होगी। आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लास इंटरवल यहाँ पे आई जो है वो हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास इंटरवल के बीच में 10 का डिफरेंस है, इसलिए आई हमारा 10 हो जाएगा। एल हमारा 19.5 होगा, क्योंकि इसकी लोअर लिमिट को बताना है, तो ये इसकी लोअर लिमिट 19.5 हो जाएगी। उसके बाद एफ़ हमारा हो जाएगा जिस वर्गांतर में n/4 पड़ता है उसके नीचे की बारंबारता। तो एफ़ हमारा 11 हो जाएगा, एफ क्यू हमारा 13। तो आगे इसी तरह से हम देख लेते हैं। इसको हमने फॉर्मूला पे प्रॉपर हमने इसको वैल्यूज़ को रख दिया है और यहाँ हम देखते हैं ये Q1 = L था हमारा लोअर लिमिट हमारी हो गई 19.5 प्लस n/4 हमारा हो गया 17.5 माइनस 11 हो गया हमारा FQ, और नीचे जो F हो गया 11 और जो FQ हुआ जिसमें ये Q1 पड़ा था वो हो गया हमारा ये 13, क्योंकि हमारा जो Q था Q1 जो हमारा था इसमें आ रहा है, इसलिए ये हमारा ये वैल्यू 13 हो गई और FQ हमारा 11 हो गया। ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ सारे हमने इसको कर लिए और हमें बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर देना है। बॉड मास का नियम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मीन सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के कैलकुलेशन को करेंगे, फिर ब्रैकेट हटेगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इसको हम फिर फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो Q1 है वो आया है 24.5। अब इसी तरह से हम Q3 को कैलकुलेट करेंगे। Q3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी फॉर्मूला इसी तरह का दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। Q3 = L + 3n/4 - F बाय FQ × I। मीन सेम फार्मूला है, यहाँ पे बस ये 3 हो गया है, वहाँ पे बस हमें n/4 निकालना था, यहाँ पे हमें 3n/4 निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम 3n/4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3n/4 जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो n है वो 70 है। 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो 3n/4 आया है वो है 52.5। अब हमें वापस से अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है और हमें देखना है कि 52.5 हमारा कहाँ पे जा रहा है। नीचे से ही हमें इसको भी कैलकुलेट करके देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो 52.5 जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये 40 to 49 वाले क्लास इंटरवल में ये हमारे यहाँ पे आ रहा है। नीचे से ही कैलकुलेट करना है हमें। ये 11 हो गया, 11 और 10 21 और 24। उसके बाद ये हमारा हो गया 24 + 25 ये हो गया। उसके बाद हमारा 49 अराउंड हो गया। उसके बाद हमें क्योंकि 52 चाहिए, 52 पॉइंट समथिंग चाहिए, तो वो हमारा इसमें आएगा। इसमें हम जब जाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट 52 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 52 से ओवर ही जाएगा ये, इसलिए हम Q3 को इसको डिनोट कर लेंगे, यहाँ हम Q3 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें L में हम 39.5 को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो 39.5 आ जाएगी। अब हमें सिंपली यही करना है, FQ हमारा वही हो जाएगा, इसके नीचे के सारे फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड कर देना है F, और उसके बाद ये हमारा 12 हो जाएगा, I हमारा 10 हो जाएगा।
तो हम सिंपली इसको इसी तरह से इसी फॉर्मूला पर हम इसके वैल्यूज़ को बैठा देंगे, मान बैठा देंगे और ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 39.5 प्लस 52.5 जो हमारा 3n/4 था, माइनस 49 जो कि हमारा इसके नीचे के जितनी भी फ्रिक्वेंसीज थी उनका ये एडिशन है, और बाय 12 इंटू 10 जो हमारा आई है। इसको भी प्रॉपर हम इसी तरह से फॉर्मूला पर बैठा लेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो Q3 आया है वो आया है 42.41। अब हमें क्या करना है, हमारे पास Q1 भी हो गया, हमारे पास Q3 भी हो गया। अब सिंपली हम इसको Q को कैलकुलेट कर लेंगे। Q इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 हमारा हो गया 42.41 माइनस Q1 हमारा आया था 24.5। सो ये हमने 24.5 हमने नोट कर दिया और नीचे हमने 2 से उसको डिवाइड कर दिया। आगे हम देखते हैं कि 17.91 और इसको 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 8.97। ये हमारा Q की वैल्यू आ गई, मीन्स QD हमारा 8.97 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तो ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आगे हम AD को पढ़ेंगे और आगे हम SD को पढ़ेंगे, तो दोनों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे तो एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता है, बट आपको थ्योरी को समझने के लिए इसके फॉर्मूलाज को भी समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हमारा QD कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, AD पर वीडियो होगी और AD के कैलकुलेशन पार्ट को भी हम वहाँ पे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।